अभी जो हम लोग देखे स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव किस में बन रहा है जी? स्ट्रिंग में। ये याद रखना, ये किस में बन रहा है? स्ट्रिंग में। हमें बेसिकली दो वेव पढ़ना है, साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव। अब स्टेशनरी वेव ये स्ट्रिंग में बना है, जैसे साउंड में पढ़ेंगे तो साउंड के अंदर भी स्टेशनरी वेव बनेगा, साउंड में भी स्टेशनरी वेव बनेगा, वहां पे ऑर्गन पाइप आएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इस स्टेशनरी वेव और उस स्टेशनरी वेव के, है दोनों स्टेशनरी वेव ही, पर ये स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव है, और जब साउंड में बनेगा तो साउंड में कैसा वेव बनता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आज हम लोग साउंड शुरू करेंगे, तो कल जो स्टेशनरी वेव पे क्वेश्चन एक दो किए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर हम लोग साउंड वेव पे मूव कर जाएंगे, है ना। आइए तो पहले कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, क्वेश्चन लिखिए। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूविंग having linear mass density, having linear mass density of 0.5 gram per meter, having linear mass density of 0.5 gram per meter is stretched by force of 20 Newton, is stretched by force of 20 Newton. If it is plugged, P-L-U-G-E-D, plugged। अच्छा, ये पॉइंट को समझ जाइए जरा, प्लग्ड को देखिए, बहुत ध्यान समझो। कोई वायर है, इसको अलग से नोट करके लिख लेना। कोई वायर है मान लो, या स्ट्रिंग है। अब इसमें ना दो बातें, दो वर्ड मिलेगा क्वेश्चन में। एक वर्ड मिलेगा प्लग्ड और एक वर्ड मिलेगा टच, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये वाइब्रेट कर रहा है, जहां पे एक जगह कहीं पे टच करोगे तो जिस पॉइंट पे टच किए उस पॉइंट का वाइब्रेशन कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? जरा सोचो, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, समझ पा रहे हैं? उस पॉइंट को नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को? नोड। तो जब भी कभी टच वर्ड आए तो टच का टेक्निकल नाम आपके लिए नोड हो गया, ठीक है। और प्लग्ड का मतलब होता है ऐसा, जैसे ट्यूनिंग वगैरह देते हैं ना गिटार वगैरह में, ऐसा समझ पा रहे? प्लग्ड करना, वो छोटा सा क्लिप, उसको प्लग्ड ही बोलते हैं गिटार का। तो ये ऐसा है। अब इसको ऐसा कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जैसे ऐसा है, प्लग करने का मतलब ऐसा करना, तो ऐसा करने का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो प्लग्ड का मतलब कौन सा होगा? नोड या एंटी नोड? एंटी नोड। हेलो, समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में क्या बनता है? एंटी नोड। तो जब भी किसी क्वेश्चन में वायर या स्ट्रिंग को टच बोले तो समझ जाओ वो पॉइंट नोड बन रहा है, और जहां पे प्लग्ड बोले तो वो पॉइंट क्या बनेगा? एंटी नोड। ये अलग से कहीं नोट कर लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इफ इट इज प्लग्ड एट ए डिस्टेंस, if it is plugged at a distance of 25 centimeter, at a distance of 25 centimeter from one end, then find frequency, क्वेश्चन एकदम समझ पा रहे? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रिंग है, बोल रहा है किसी एक एंड से, मान लो ये एक एंड है, यहां से 25 सेंटीमीटर के बाद कोई प्लग किया मतलब वहां पे क्या बन गया होगा? एंटी नोड। वहां पे क्या बन गया होगा? एंटी नोड, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ? इसकी टोटल लेंथ दी हुई है 1 मीटर। पूरा स्ट्रिंग का लेंथ कितना है जी? 1 मीटर।
और हमसे वो क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। चलिए कैसे निकालोगे सोचो। और देखो बोल रहा है इसको 20 न्यूटन से स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेच किया गया मतलब 20 न्यूटन क्या है, टेंशन। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 20 न्यूटन क्या है, टेंशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बाय लैम्डा। अब आपको दो चीजें निकालना है फिर फ्रीक्वेंसी निकलेगा, वेलोसिटी और लैम्डा। अब स्टेशनरी वेव इसमें बन रहा है, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का वेलोसिटी निकालना भी हम लोग सीखे हैं और वेवलेंथ निकालना भी सीखे हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा 1 सेकेंड 1 मिनट लीजिए टाइम, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, आप ट्राई जरूर कीजिए। पहली चीज आपको क्या समझना है कि 25 सेंटीमीटर इसका क्या यूज है, यही आपको समझना है। तो आपको समझ में आ गया, एक एंड से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनेगा, एंटी नोड। और जो एंड है वहां पे हमेशा क्या बनता है, नोड। और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। तो आपको देखिए लैम्डा बाय 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। लैम्डा का वैल्यू हो गया 100 सेंटीमीटर, दिख रहा है। तो लैम्डा तो आपको मिल गया डायरेक्ट। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टेंशन बाय म्यू। ठीक, टेंशन तो दिया हुआ है 20 न्यूटन, म्यू दिया है क्या, लीनियर डेंसिटी दिया है ना 0.5। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, ये हो गया अंडर रूट टी का वैल्यू 20 और ये है 0.5 अंडर रूट, ये हट गया तो ये हो गया 200/5, ये 4 टाइम्स यानी अंडर रूट 40। ठीक, अब v का और लैम्डा का, पर ध्यान देखिए ये सब ऐसा यूनिट है, ये मीटर पर सेकेंड और ये लैम्डा है। तो दोनों की वैल्यू रखिए तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेलोसिटी अंडर रूट 40 और लैम्डा है 100। अच्छा 100 सेंटीमीटर को क्या रख सकते हैं, 1 मीटर, तो 1 रख दो, ये हो गया अंडर रूट 40 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा 0.5 ग्राम था या केजी था, ग्राम, तो एक गलती है। इसको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻³ यहां पे भी लेना पड़ेगा 10⁻⁻3। समझ पा रहे हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻3, यहाँ पे भी हो जाएगा 10⁻+3। सॉरी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा इसमें इंप्रूव कर लीजिए। ऊपर चल गया तो 10⁻³ हो गया, यानी ये टोटल हो जाएगा 1400, 30 इधर हो जाएगा 14,000, 1 2 3। तो बाहर निकल कर सीधा बन जाएगा 4 बाहर निकलेगा 2 और 00, 200 हर्ट्ज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए अ सोनोमीटर वायर is suspended with mass of 1 kg with resonance a tuning fork सोनोमीटर वायर कल देखे थे ना, कल हम लोग समझे थे सोनोमीटर में हमें, ये मान लो कोई सोनोमीटर है, इसकी वायर, इसमें एक मास हैंग है ना, कितना मास बोल रहे हैं, मास ऑफ 1 kg, 1 kg का मास हैंग है और ये कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ
रेजोनेंस में है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, अर्थ पे है ये सारा, ऑन अर्थ। ठीक है, फुल स्टॉप, आगे लिखिए। नाउ नाउ द सेटअप इज टेकन ऑन मून, नाउ द सेटअप इज टेकन ऑन मून where value of gravity is, where value of gravity is 1/6, value of gravity is 1/6 of अर्थ। हमें पता है मून पे ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 हो जाता है। Full stop. To obtain resonance with same fog, to obtain resonance with same fog, find the mass suspended, find the mass suspended, find the mass suspended, find the mass suspended, find the mass suspended। देखिए मैं कहानी समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। कहानी क्या है देखिए, ये सोनोमीटर है, इसमें एक वायर है जिसमें 1 kg का मास हैंगिंग है। कहां पे? अर्थ पे। ये सारी बातें हो रही है अर्थ पे। तो बोला कोई ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये रेजोनेंस में है। अब इसी सेटअप को क्या कर रहा है, कहां लेके जा रहा है? मून पे। तो बोला मून पे फिर से हम चाहते हैं कि ये उसी ट्यूनिंग फॉर्क में, जो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये था, इसी ट्यूनिंग फॉर्क, मान लो ये 500 हर्ट्ज के साथ रहा होगा, तो वही 500 हर्ट्ज के साथ यहां पर भी रेजोनेंस करे। तो बताओ अब इसमें कितना मास को हैंग किया जाए, कितना मास को हैंग किया जाए? एक बात बताओ, सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस वायर का फ्रीक्वेंसी दोनों जगह क्या है? सेम। रेजोनेंस होने का मतलब क्या? सेम होना, फ्रीक्वेंसी। तो अभी मान लो अगर ट्यूनिंग फॉर्क मान लो कुछ एक्स हर्ट्ज का है, यानी कि अर्थ पे ये जो वायर है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? एक्स हर्ट्ज। और जब इसको मून पर ले गए तब भी इस वायर का फ्रीक्वेंसी कितना रहना चाहिए? एक्स हर्ट्ज ही, तभी तो सेम फॉक के साथ ट्यून करेगा। क्लियर है ये बातें? यानी कुल मिलाकर कहानी इतना है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है अर्थ का, जो फ्रीक्वेंसी है अर्थ पे, वही फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ पे होना चाहिए? मून पे। ठीक है, अब अर्थ पे हमें मालूम है 1 kg मास हैंग किए हैं, तो मून पे कितना kg मास हैंग करना पड़ेगा ये निकालना है हमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लीजिए। कल क्या मिला था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? याद करो, F इक्वल टू, देखो V बाय लैम्डा था, याद आ रहा है? V था अंडर रूट T बाय म्यू, और लैम्डा क्या होता है जी? 2L बाय N। ये क्या बन गया था? N बाय 2L अंडर रूट T बाय म्यू। हेलो, कुछ याद आ रहा है? तो दोनों जगह यही रखिए। देखो N बाय 2L अंडर रूट T ऑफ अर्थ। देखो T अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि मास यहाँ 1 kg, यहाँ पे मास कुछ और है, तो T अलग अलग हो जाएगा, पर म्यू तो नहीं बदलेगा। फिर हो जाएगा N बाय 2L अंडर रूट T ऑन मून बाय म्यू। अब मुझे बताओ, N तो सेम है, दोनों में सेम ही N रखेंगे। मान लो जो भी लेना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेना है, या फर्स्ट ओवरटोन लेना है, सेकेंड ओवरटोन लेना है, जो भी लेना है, ठीक है। लेंथ तो चेंज नहीं होगा, 2L चेंज नहीं होगा, चाहे अर्थ पे जाए चाहे मून पे जाए।
म्यू भी चेंज नहीं होगा, उसकी डेंसिटी चेंज होना होगा तो क्या होगा, अर्थ का और मून का टेंशन। अच्छा, अर्थ पे टेंशन का वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा? देखो ऊपर टी लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg, समझ पा रहे ना? यहाँ टी का वैल्यू हो जाएगा mg मून पे, ठीक है, और मास का वैल्यू कितना है जी, 1, तो टी का वैल्यू सीधा हो जाएगा जी मून अर्थ पे, तो ये अंडर रूट हो गया जी, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट। और मून पे, तो मून पे भी टेंशन का वैल्यू तो mg ही रहेगा, पर g कितना हो जाएगा, g/6, क्योंकि मून का g/6 है। समझ पा रहे मेरी बात? तो ये g से g कैंसिल हो गया, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा आपका 1, और राइट हैंड साइड क्या बचा, ऊपर बचा m और नीचे बचा है 6, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू m/6, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 kg। तो जो फ्रीक्वेंसी अर्थ पे 1 kg मास क्रिएट कर रहा था, मून पे उसी फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कितना चाहिए होगा, 6 kg। क्यों? क्योंकि वहां का ग्रेविटेशन कम है, तो सेम टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए, टेंशन दोनों जगह सेम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वहां पर मास बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है ना? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, देखिए अ वायर ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर, अ वायर ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, इज स्ट्रेच्ड, वायर ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड between two fixed points, stretched between two fixed points. A wire of length 75 centimeter is stretched between two fixed points such that resonating frequency are resonating frequency are 315 hertz and 420 hertz. Full stop. If there is no frequency in between, if there is no frequency in between, then find fundamental frequency, then find fundamental frequency। चलिए, मुझे सिर्फ एक लाइन, मुझे एक बात का जवाब दीजिए क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है ये स्टेशनरी वेव है और आ रहा है समझ में, तो कैसे समझे, मुझे इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ के आप ये कंक्लूजन कैसे पहुंचे कि वेव हमारा स्टेशनरी है, क्योंकि बोला है दो एंड पे फिक्स कर दिया गया, बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अब मुझे समझ में आ गया ये क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव का, उसने दो फ्रीक्वेंसी दिया है। अच्छा, क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? पता नहीं, उसने पूछा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है और बोला है कि देखो उस स्ट्रिंग में मुझे दो फ्रीक्वेंसी दिखा है, 315 हर्ट्ज और 420, और इसके बीच कोई नहीं दिखा, मतलब ये इसके बाद सीधा ये है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो कल निकालिए। देखिए कल हम लोग फ्रीक्वेंसी सीखे थे निकालना, सबसे मिनिमम को हम लोग फंडामेंटल बोलते थे, फिर उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन होता था, सेकेंड ओवरटोन होता था, समझ पा रहे हैं? और दो फ्रीक्वेंसी का हमेशा डिफरेंस किसके बराबर आता है? फंडामेंटल के बराबर। लो जैसे देखो कल वाला देखिए, जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिला, 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू, यही है ना, बाकी सबका वैल्यू रख दो जो भी। अब जब सेकेंड, ये फंडामेंटल है, फर्स्ट निकालोगे
यहाँ पे 2 टाइम्स ले लेते थे 1/2l, या छोड़ो ना, ऐसा बोलो, ये क्या हो जाता था, फर्स्ट 2 टाइम्स सेकेंड हार्मोनिक बोलते थे, F2 बोल दो, 2 टाइम्स फंडामेंटल, समझ पा रहे हैं। फिर थर्ड हार्मोनिक होता था, इसको हम लोग F नोट बोल दिए, 3 टाइम्स F नोट। तो किसी भी दो फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप किसके बराबर होगा, F नोट के बराबर होगा, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो F4, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 4 टाइम्स F नोट। तो कभी भी किसी दो के बीच का गैप निकालोगे, जैसे इसमें निकालोगे तो 3F नोट माइनस 2F नोट, आंसर क्या होगा, F नोट। अगर इस दोनों के बीच निकालना है तो 4F नोट माइनस 3F नोट, तभी क्या होगा, F नोट। और F नोट ही क्या है, फंडामेंटल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको इतना श्योर हो कि दो फ्रीक्वेंसी जो है वो कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव मतलब उसके बीच कोई और नहीं है, लगातार यही दो है, तो दोनों का जो गैप है वही क्या रहेगा, फंडामेंटल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, हेलो, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में माइनस कर दीजिए, तो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 420 माइनस 350। क्लियर है मेरी बात। नोट करके चाहो लिख लो, दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देगा। दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, दो लगातार फ्रीक्वेंसी का अंतर क्या देगा, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, अ यूनिफॉर्म rod of length L having mass m1, a uniform rod of length L having mass m1 is suspended from rigid support, 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 and a block of mass m2, and a block of mass m2, देखो इसको सस्पेंड भी कर दे, and a block of mass m2 is attached at bottom, full stop. If a transverse wave of wavelength lambda 1 is produced, at bottom such that wavelength become lambda by 2, such that wavelength become lambda by 2 become lambda 2, such that wavelength become lambda 2 at top. Then find ratio of lambda 2 by lambda 1. Then find ratio of lambda 2 by lambda 1. ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। एक स्ट्रिंग है या रॉड है जिसकी अपनी मास m1 है,
उसके बॉटम पर एक M2 मास को हैंग किया गया। अब यहाँ पे कुछ चीज से टच वगैरह किया होगा, कुछ किया होगा, जिस कारण यहाँ से वेव बनना चालू हुआ। तो नीचे जब वेव बना उस समय इसकी वेवलेंथ λ1 था, और जैसे जैसे ऊपर गया इसकी वेवलेंथ बढ़ते चला गया या कम होते चला गया, और फाइनल इसका वेवलेंथ λ2 हो गया। तो बोल रहा है λ2/λ1 का रेशियो बताइए। अब देखिए पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि एक वेव का वेवलेंथ ही चेंज हो रहा है, होगा चेंज, क्यों नहीं होगा चेंज? हर जगह बताओ वेलोसिटी सेम रहेगा या अलग रहेगा? अच्छा वो भी आप कैसे बताओगे, ध्यान समझिए। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या, अंडर रूट T/μ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बताओ इस पूरे पॉइंट पे हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा, अलग ना होगा जी। जैसे यहां का टेंशन लोगे तो यहाँ पे इसका नीचे सिर्फ M2G है ना, इस पे फोर्स लगाएगा, पर अगर यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये M1 भी और ये M2 भी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हर जगह का टेंशन अलग, तो हर जगह का वेलोसिटी भी अलग, और वेलोसिटी बदलता है तो क्या बदलता होगा, वेवलेंथ, इसलिए हर जगह का वेवलेंथ भी क्या है, अलग है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए तो बस कोशिश कीजिए कैसे यहाँ पर वेवलेंथ का रिलेशन लेकर आए। वेलोसिटी और वेवलेंथ का कोई रिलेशन याद है, λ/f, समझ पा रहे हैं? अब जरा मुझे बताओ क्या फ्रीक्वेंसी भी नीचे से ऊपर तक में चेंज हो रहा होगा क्या? हेलो, इस बात का जवाब दीजिए, क्या फ्रीक्वेंसी भी यहां पे चेंज हो रहा है? हेलो, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे, मीडियम पे नहीं डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज, मीडियम पे याद करो क्या क्या डिपेंड करता था, वेवलेंथ, वेलोसिटी, समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारा कांस्टेंट है एक तरीके का। अच्छा यहां पर देखिए, यहां बोल सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट टेंशन के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वेलोसिटी की जगह हम ये बोल सकते हैं अंडर रूट टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, यानी कि वेवलेंथ 2/वेवलेंथ 1 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट टेंशन 2 मतलब टॉप पे, तो यहाँ टॉप पे लिख दो बाय 1 यानी टेंशन है बॉटम। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो ये तो रूट में आ जाएगा, अब आपको टेंशन निकालने आना चाहिए। बताइए जरा, टॉप पे यहां पे अगर टेंशन निकालोगे तो कितना वैल्यू होगा टेंशन का, M1 प्लस M2G, ये भी मास और ये भी मास, दोनों ना नीचे खींचेगा इसको, ये हो जाएगा M1 प्लस M2G। क्लियर है ना? अच्छा बॉटम पे कितना टेंशन है, M2G, सिर्फ यही वाला खींचेगा, क्लियर है? तो M2G, ये G से G कैंसल, तो हमारा जो रेशियो आएगा ये आएगा M1 प्लस M2 बाय M1, सॉरी बाय M2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग वापस आते हैं साउंड पे, साउंड वेव, फिर साउंड का बेसिक पढ़ लेंगे, फिर साउंड में स्टेशनरी वेव आ जाएगा, और वो खत्म हो जाने के बाद लास्ट टॉपिक आपका बचा है बिट्स। चलिए हेडिंग बना दीजिए साउंड वेव, ठीक है? तो देखिए साउंड वेव को ना पहले 3 पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं, ठीक है? लिखिए, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए जो साउंड, साउंड का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सुनाई पड़ेगा, जैसे ईएम वेव, हर ईएम वेव दिखाई पड़ता है क्या, नहीं, हमें एक फिक्स रीजन का दिखता है, विजिबल रीजन। सेम इसी तरीके से दुनिया का हर साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, एक फिक्स रेंज है, एक फिक्स वैल्यू है जो साउंड हमें सुनाई पड़ता है, तो जो सुनाई पड़ता है उसको क्या बोल देंगे,
ऑडिबल साउंड, या इसी का टेक्निकल नाम होता है सोनिक। इसी का नाम क्या हो जाता है? सोनिक, सोनिक साउंड। समझ पा रहे हैं? ओके। अब ये कौन सा साउंड होता है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी का साउंड भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड भी सुनाई नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? एक फिक्स रेंज, हमारा सेंसिटिविटी जो है कान का, ईयर का, वो एक फिक्स है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का ही साउंड हम सुन सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, छोटे बच्चे का अलग होगा, बड़े का अलग होगा, और ऑन एन एवरेज जो एक ह्यूमन बीइंग का यही रेंज है। अब इससे कम हो या इससे ज्यादा हो साउंड हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इससे कम है तो कम को हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर। समझ पा रहे हैं? तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ये सोनिक साउंड हो गया। और इससे कम होगा तो इसको बोल देंगे इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक का मतलब हो गया ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लेस देन 20 हर्ट्ज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर इससे ज्यादा हो गया तो अल्ट्रासोनिक बोल देते हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब सोनिक से ज्यादा, है ना? इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसी को कई बार ऐसा लिखा रहता है 20 किलो हर्ट्ज। समझ पा रहे हैं ना? 1000 को किलो भी बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 20,000 बोलो या 20 किलो हर्ट्ज बोलो। अच्छा, ये तो मैंने वेवलेंथ बताया। आप फ्रीक्वेंसी में भी निकाल सकते हैं, सॉरी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो मालूम, वेवलेंथ कैसे निकाल दोगे? देखो अभी अभी समझते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। एक वैल्यू याद रखिएगा 332। ठीक, जैसे लाइट की स्पीड आप सबको याद है कितना? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें? एयर या वैक्यूम में। सेम उसी तरीके से साउंड की स्पीड भी याद कर लीजिए कितना? 330 बोलते हैं, या एग्जैक्ट 332 होता है। 332 मीटर पर सेकेंड, एयर में या वैक्यूम में। समझ पा रहे हैं? वैक्यूम में तो जाएगा ही नहीं साउंड। जाएगा क्या वैक्यूम में? वैक्यूम में साउंड मूव करेगा क्या? नहीं। तो एयर, मीडियम तो चाहिए, तो ये जो होता है एयर में होता है। ठीक, तो यहां से अगर इसकी वेवलेंथ निकालोगे लैम्डा, मान लो वेलोसिटी 332 ले लिए और ये 20 ले लिए, इसकी वैल्यू 1.16 ऐसा कुछ आ जाएगा। 16.6 आ जाता है। 16.6, यानी कि इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी इतने से कम या वेवलेंथ क्या होगा? इतने से कम या ज्यादा? ज्यादा। कितने से? 16.6 मीटर से। क्लियर है ना मेरी बात? इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक का निकालना चाहो वेवलेंथ तो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड है 332 और इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दो 20,000, तो कुछ भी नहीं है। देखिए 3 जीरो बढ़ गया, इसमें 3 जीरो इधर आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो ये 1.66 पर सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वेवलेंथ शुड बी लेस देन 1.66 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इस दोनों के बीच में अगर होगा तो उसको क्या ले लेंगे? उसको लेना पड़ेगा हमें ऑडिबल या सोनिक। ठीक है, लिख लीजिए इस पॉइंट को। इसमें चाहो तो इसमें भी लिख दीजिए, इसका लिख दो 1.66 सेंटीमीटर से बड़ा वेवलेंथ और छोटा 16 पॉइंट इतना मीटर तक।
ठीक है। तो हम आप जो भी साउंड सुनते हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में रहता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कई एनिमल है जो इसके अलावा ये सब साउंड सुन लेता है, इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक कहाँ मिलता है? हाई एम्पलीट्यूड, जैसे आपका ये सब हो गया अर्थक्वेक वगैरह, समझते हैं? बहुत सारा हमें तो अलग अलग मशीन्स इतना कुछ चाहिए होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, जानने के लिए, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता है। हमें अर्थक्वेक का आवाज सुनाई पड़ता है क्या? नहीं, हमें सुनाई पड़ता उससे होने वाले नुकसान का। जैसे अर्थक्वेक आया आपको पता नहीं चलेगा, आकर आपका बिल्डिंग गिर गया तब पता चलेगा, बिल्डिंग के गिरने का आवाज आएगा, अर्थक्वेक के आने से नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? अर्थक्वेक जहां से आया वो आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा, पर रैट को या अलग अलग एनिमल को पहले सुनाई पड़ जाता है, वो भाग जाता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए कभी जानवर नहीं मारता अर्थक्वेक में, आदमी ही मरता है अर्थक्वेक में। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक, आइए इसके बाद थोड़ा सा साउंड का बेसिक जो है नेचर उसके बारे में लिख लीजिए, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है बेसिक? जैसे साउंड कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड को क्या चाहिए? मीडियम। ये सब दो चार पॉइंट जो है हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव, बस पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए, जो काम की बातें हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, पहला पॉइंट लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरा लिखिए मीडियम इज नेसेसरी, इसको मीडियम की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। अगर मीडियम नहीं होगा साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं करेगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो जो जो की पॉइंट है मैं सिर्फ वो पॉइंट लिखा दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिखे लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा पॉइंट लिखे मीडियम इज नेसेसरी, तीसरा पॉइंट लिखिए याद करो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज कर सकते हो नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स को कर सकते हैं, इसीलिए इसको पोलराइज नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, मैं यहां से बोलूं और मैं चाहूं मेरी आवाज सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को सुनाई पड़े, पॉसिबल नहीं है। पर लाइट में पॉसिबल है। मैं लेजर लाइट बना दूं, मेरी लाइट जिसको चाहूंगा सिर्फ उसी तक पहुंचेगा, अगल बगल में नहीं पहुंचेगा। क्लियर है ना? क्योंकि लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड को पोलराइज नहीं किया जा सकता। लिखिए कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता। पोलराइजेशन का मतलब होता है एक करना, एकदम फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जब शुरुआत में ही लॉन्गिट्यूडनल में समझाएं आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? जहां पर मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जब दूर दूर चला जाता है तब रेयरफैक्शन। तो यही ऑक्सीलेट होता है, पास पास आता है फिर दूर दूर हुआ, फिर पास पास आया दूर दूर हुआ, पास पास आया दूर दूर हुआ, इसी को बोलते हैं ऑक्सीलेट करना। तो पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है, ऐसा ही। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन देखे, नेचर देखे, अब साउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, तो किसी भी साउंड में तीन चीजें पहचाना जाता है। ठीक है, तीन कैरेक्टरिस्टिक मेनली बोलते हैं। ठीक है, पहला लिखिए लाउडनेस। जैसे मान के चलो आप जोर जोर से चिल्लाओ, 2 मिनट में आप थक जाओगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और धीरे धीरे से बोलो, आप घंटों बातचीत करते रहते हैं बगल वाले से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे बोलने में आपका एनर्जी कम लॉस होता है, जोर से बोलने में एनर्जी ज्यादा लॉस होता है। यानी लाउडनेस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। सोर्स जो उसको क्रिएट करा उसने कितना एनर्जी खर्च किया है, और एनर्जी के लिए हम लोग इसमें शब्द बनाते हैं इंटेंसिटी। एक बात याद रखिए, लाउडनेस जो है ये डिपेंड करता है या ये इंडिकेट करता है किस पे? डिपेंड ऑन इंटेंसिटी पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूं तो मेरी लाउडनेस ज्यादा है, यानी मेरी क्या ज्यादा है? इंटेंसिटी। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि मैंने क्या यूज किया? ज्यादा एनर्जी। क्लियर है? मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो आपको क्या मतलब? इंटेंसिटी कम हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
ये पॉइंट याद रखना, लाउडनेस का डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। क्लियर है ना। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी होता है पिच। दूसरी प्रॉपर्टी होता है पिच। ठीक, अच्छा पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच से क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ध्यान समझिए। तो जैसे मान के चलो एक मेल है मान लो और एक फीमेल है, ठीक है। अब दोनों ना सेम लाउडनेस से बोल रहा है, एक लड़का एक लड़की सेम लाउडनेस से बोल रहा है, फिर भी दोनों की आवाज में बिल्कुल अंतर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप तुरंत पकड़ लोगे ना, ये आवाज मेल का है, ये आवाज फीमेल का है, तो वो क्या अंतर होता है दोनों में? अंतर है पिच का। सिंपल भाषा में उसे बोलते हैं आवाज का भारी होना पतला होना। समझ पा रहे हैं? बोलते हैं इसकी आवाज बहुत भारी है, अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत भारी है। समझ पा रहे हैं? उसकी पिच बहुत हाई है। और जिसकी आवाज जितनी कम होगी, मतलब पतला होगी, जैसे फीमेल का पिच लो होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी को रियाज, जब जो म्यूजिशियन होते हैं जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसी को पिच को हाई या लो करना बोलते हैं। वो एक ही इंसान अलग अलग तरीके का आवाज निकालने की कोशिश करता है, अपनी पिच को चेंज करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आवाज का भारी होना या पतला होना ये क्या इंडिकेट करता है? पिच को। समझ पा रहे हैं? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, पिच, पिच से हमारा आवाज का जो पतलापन है, श्रील या भारीपन को ग्रेव बोलते हैं। ठीक है, पतला होना फीमेल का श्रील होता है और मेल का ये होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? पिच पे। अच्छा, पिच अलग अलग क्यों होता है? ये अलग अलग क्यों होता है? आंसर है फ्रीक्वेंसी के कारण। तो ये जो होता है, इसका जो रीजन है, ये रीजन है फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं? ओके। इसके अलावा एक तीसरी जो है कैरेक्टरिस्टिक, उसका नाम ही है क्वालिटी। इसका नाम ही है क्वालिटी। और ये एक अलग ही चीज है, इसको ना एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि क्या है। ये एक तरीके से फिंगरप्रिंट है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है? अलग। इसी तरीके से हर इंसान का आवाज भी क्या होता है? अलग। जैसे मान लो दो फीमेल है, दोनों का आवाज पतला है, दोनों एक ही लेवल का बोल रहा है, दोनों धीरे धीरे बात कर रहा है, फिर भी आप आवाज सुनकर बता सकते हैं ना ये उसका आवाज है, ये उसका आवाज है। दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इतनी ही जोर से बोला, यानी दोनों का इंटेंसिटी सेम है। समझ पा रहे? दोनों की आवाज पतला ही है, यानी कि दोनों का फ्रीक्वेंसी या पिच भी सेम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो मैं हूं, एक और कोई मेल आ जाए, दोनों एक जैसा बोले, एक ही शब्द को बोले, एक ही स्पीड से बोले, जितनी आवाज जोर से बोलना है एक ही जोर से भी दोनों बोले, फिर भी आप पहचान लोगे ना ये अभिषेक सर की आवाज है, ये और सर की आवाज है। समझ पा रहे हैं? ये जो हर इंसान का आवाज अलग अलग होता है, वो उसका एक फिंगरप्रिंट है, उसी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी। तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी के बावजूद दो आवाज में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, किसके कारण होता है? आंसर है क्वालिटी का। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर है वेव का पैटर्न। ये डिपेंड करता है वेव पैटर्न के। तो क्वालिटी जो है ये डिपेंड करता है वेव पैटर्न। जैसे ध्यान समझिए, अब मैं ना एक वायलिन लेकर आऊं और एक तबला लेकर आऊं और एक ये, इसको भी इतना आवाज क्रिएट किया, एक वायलिन भी इतना ही आवाज क्रिएट किया, दोनों का आवाज का इंटेंसिटी सेम होगा, पर आवाज सुनकर पहचान लोगे ये इसका आवाज है, ये उसका आवाज है। क्यों? क्योंकि दोनों का वेव का पैटर्न अलग है। जैसे हम लोग एसएचएम पढ़ते समय सिर्फ दो ही वेव देखे, कोसाइन का और साइन का। हम लोग सिर्फ आज तक दो ही वेव पहचाने कि एक वेव ऐसा चलता है और थोड़ा फेज में अंदर हो तो ऐसा चलता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर क्या दुनिया में हर वेव ऐसा चलता है? आंसर नहीं। जैसे वायलिन का वेव देखोगे, वायलिन का वेव जो होता है ये ऐसा होता है। आप देखेंगे कभी वायलिन का वेव, आप नेट पे सर्च करेंगे तो दुनिया में जितना हर साउंड का वेव का पैटर्न अलग अलग है। रिपीट करेगा, पर रिपीट करेगा अलग अलग पैटर्न से रिपीट करेगा। तो कौन से साउंड का कैसा वेव का पैटर्न है उस पर डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो ये तीन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना, इस समय यही तीन क्वालिटी आपको याद रखना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये थ्योरी खत्म हो गया, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग साउंड में तीन चीजें देखें। पहले साउंड तीन टाइप का होगा, सोनिक, सोनिक से कम वाले को इंफ्रासोनिक, ज्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक बोल देंगे, समझ पा रहे हैं। फिर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देखे या कैरेक्टरिस्टिक देखे, तीन कैरेक्टरिस्टिक है ना। अच्छा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इतने से बनेगा और बाकी कोई काम का नहीं है, सब थ्योरी ही है। न्यूमेरिकल अभी आगे लेकर आएंगे। एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड लेवल, ठीक है। डेसिबल सुने होंगे, डेसिबल। डेसिबल क्या होता है? साउंड लेवल का मेजरमेंट, इंटेंसिटी को ही एक अलग तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिए, लाउडनेस जो है, लाउडनेस, इसी का एक और नाम है साउंड लेवल, इसको एसएल बोलेंगे। इसका जो मेजरमेंट होता है, यूनिट जो होता है, ये करते हैं डेसिबल से, शॉर्ट में डीबी बोलते हैं, ठीक है। और कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, 10 log I बाय आई नोट। अच्छा, आई नोट क्या है? आई नोट है मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम लाउडनेस। अब इतना भी धीरे मत बोले कि कोई सुन ही नहीं पाए, तो एक मिनिमम लाउडनेस तो होना ही चाहिए, तो इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। और फॉर ह्यूमन एयर ये होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होता है इंटेंसिटी का वाट पर मीटर स्क्वायर, समझ पा रहे? तो कोई बोले कि आप मिनिमम कितना डेसिबल का आवाज सुन सकते हैं, यानी मिनिमम कितना लाउडनेस सुन सकते हैं। इंटेंसिटी में इतनी इंटेंसिटी होना चाहिए मिनिमम, इससे कम इंटेंसिटी की आवाज आप नहीं सुन सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे इंडिया में या पूरी दुनिया में साउंड पॉल्यूशन, एक पॉल्यूशन, साउंड भी एक पॉल्यूशन है जब ज्यादा साउंड होता है तो ऑटोमोबाइल के कारण बहुत सारा साउंड पॉल्यूशन होने लगा। बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा इतनी चलती है तो ये सब आवाज आता है। तो फॉरेन में धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ना आवाज नहीं करता क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट कम होता है, इंजन वगैरह नहीं होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इतना साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी डेवलप होते होते जो स्वीडन कंट्री है, नॉर्वे वाला, वो कंट्री लोग इतनी अच्छी कार डेवलप कर लिए जो अब वो आवाज ही नहीं करता है। आप खड़े हो, बगल से कार निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। तो वहां पर इसके कारण एक्सीडेंट होना चालू हो गया। अब थोड़ा सा तो आवाज आना चाहिए, तब तो पता चले गाड़ी आ रहा है। आदमी कान हेडफोन लगा के मस्त चल रहा है, इधर गाड़ी आया था क्या चला गया। तो फिर वहां पे जो अच्छी कार है उसने आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट किया, जैसे ये सब गाड़ी घर 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 ऐसा आवाज, तो उसने रिकॉर्ड करके गाड़ी में बजाना चालू किया, आर्टिफिशियल आवाज, थोड़ी आवाज। इतना साउंड प्रूफ गाड़ी सब क्रिएट हो गया। मतलब जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पे रूल, गवर्नमेंट का रूल है कि वो साउंड बजाना पड़ेगा, जस्ट लाइक जैसे हम लोग हॉर्न बजाते हैं। समझ पा रहे हैं? आपको कंटिन्यू बजाते रहना, इतना साउंड प्रूफ हो गया है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत कम अगर साउंड होगा तो ह्यूमन उसको सुन ही नहीं सकता है। तो मिनिमम कितना सुन सकता है? 0 डेसिबल। कहां से आया 0 डेसिबल? यही से आया। जब ये वैल्यू रखोगे इंटेंसिटी की, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, तो इफ इंटेंसिटी यानी आई का वैल्यू कितना हो जाए 10⁻⁻12, तो देखो साउंड लेवल कितना होगा 10 log, और आप बोले इतनी इंटेंसिटी है तो ये भी देंगे 10⁻12, और नीचे तो थ्रेशोल्ड फिक्स है हमेशा इतना, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, 1 log 0 होगा, यानी पूरा सब मिलाकर एसएल का वैल्यू आ जाएगा 0 dB। 0 dB मतलब डेसिबल। 0 डेसिबल के आसपास का ही आवाज अच्छा आवाज है। अच्छा आवाज है मतलब आप कंटिन्यू सुनने लायक है, आपके कान को नुकसान नहीं करेगा, है ना। इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कितना सुन सकते हैं? आंसर है 1 वाट का, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, यहां पे मैं मैक्सिमम भी बना देता हूं, ये लिख ले पहले, फिर मैं मैक्सिमम बना देता हूं 0 डेसिबल, ठीक है ना। आइए
मैक्सिमम साउंड निकालते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो ह्यूमन एयर सुन सकती है, यह है 1 वाट का, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर इसके करस्पॉन्डिंग साउंड लेवल निकालोगे, ये हो जाएगा 10 लॉग, और ये डाल दो 1 और नीचे था 10⁻⁻12। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 120 डेसिबल। यानी एक बात याद रखिए, हमारे कान का एक रेंज है, वो रेंज क्या है कि मिनिमम 0 dB सुनेंगे और मैक्सिमम कितना सुनेंगे, 120 dB का। अगर किसी ने गलती से 120 dB से ज्यादा सुना, फिर जीवन में दोबारा नहीं सुन पाएगा। ये उसके कान की अल्टीमेट लिमिट है। समझ पा रहे हैं? हमारा डायफ्राम फट जाएगा, इसी को हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा फटना। समझ पा रहे हैं? कई बार हुआ है इंसिडेंट डीजे के समय। डीजे का जो होता है ना डीबी, वो लगभग 60 dB का डीजे होता है, मतलब 40 से लेकर 80 तक गवर्नमेंट का रूल है। 80 dB से ज्यादा साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस आप नहीं बना सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर रोक लगाए हुए है। तो मैक्सिमम डीजे, मैक्सिमम पावरफुल हम 80 dB का बना सकते हैं। 40 से 80 dB के बीच में जनरली आता है कोई भी साउंड सिस्टम, बड़ा साउंड सिस्टम है। अब आप देखोगे क्या होता है, डीजे वीजे में बहुत बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम एक साथ 5-7 बना दिया, और जो साउंड सिस्टम के एकदम पास में आकर डांस वगैरह कर रहा है, तो उसके कान को मिल जाता है 120 से ज्यादा, फिर वो दोबारा नहीं सुन पाता है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए बड़ा म्यूजिक सिस्टम के एकदम पास में भी जाकर हमें म्यूजिक वगैरह नहीं सुनना। या कुछ लोग सस्ते वाले हेडफोन यूज करते हैं, 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, समझ पा रहे हैं, और कान में पूरा अंदर घुसा दिए, अब वॉल्यूम को फुल कर लिए, फिर कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। उनको लगता है ये ईयरफोन खराब हो गया, थोड़ी देर बाद पता चल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के कहना है कि हमें 0 dB के आसपास रहना है ना। 120 dB पे 1 dB के बाद हम ना उसको बोलते हैं नॉइस बोलना चालू कर देते हैं। नॉइस मतलब ज्यादा जोर का आवाज हो रहा है। 0 dB से 1-2 dB तक सुनिए, अच्छी आवाज है, इससे ज्यादा आवाज हमें नुकसान करता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब थ्योरेटिकल बातें थी, क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है। एक बार ना एक डिफरेंस भी आता है प्रेशर के फॉर्म में, तो वो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। आइए, तो दो साउंड लेवल के बीच का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 10 log I1 by I2। दो इंटेंसिटी दे दे और बोले दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। और अगर प्रेशर दे दे, अगर प्रेशर दे दे तब भी ऐसे निकाल सकते हो, log P1 by P2 प्रेशर है दोनों का। अच्छा, मैंने लॉग लिखा है, फिजिक्स में एक कंफ्यूजन होता है, एक लॉग होता है, एक ln होता है, दोनों में कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग। ln मतलब क्या होता है, बेस ई, लॉग का मतलब बेस 10, तो कंफ्यूज मत होना। लॉग का मतलब जब भी लॉग लिखा जाए मतलब समझिए बेस 10 है, जब भी ln लिखा जा रहा है तो मानिए लॉग ई है, लॉग ई को ही ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा इस पे स्टेज देने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल बनना इसके बाद से चालू होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। हेडिंग बनाएंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, हम लोग पढ़े कि कोई भी जो वेव है, जो भी वेव है, उसे प्रोपोगेट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या क्या? एक पढ़े थे कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए मीडियम में, कुछ याद आ रहा है? मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा वेलोसिटी है साउंड का, साउंड की जो वेलोसिटी है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये समझ में आ रहा है? वेलोसिटी सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे एक ही सोर्स का एयर में जाएगा अलग स्पीड से जाएगा, वाटर में जाएगा अलग जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, मजे की बात है कि इसमें उल्टा बात होता है। जैसे लाइट की स्पीड, देखो वैक्यूम में तो ये चलेगा ही नहीं, साउंड वैक्यूम में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लाइट जो है वैक्यूम में तो मैक्सिमम चलता है, उससे एयर में थोड़ा कम होता है, वाटर में और कम होता है, सॉलिड में लगभग खत्म ही हो जाता है। बस समझ पा रहे हैं? और लिक्विड उल्टा चलता है, सबसे तेज चलेगा सॉलिड में। मान के चलो स्टील वगैरह में 1500 मीटर पर सेकेंड से चलता है, पानी के अंदर भेज दोगे 500 से 600 मीटर पर सेकेंड से चलेगा।
और एयर में 332 मीटर पर सेकेंड से चलता है, 300 मीटर। कितना सबसे कम किस में चलता है? गैस में। समझ पा रहे हैं? क्योंकि गैस की डेंसिटी वगैरह अलग है, तो ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक है इलास्टिसिटी और दूसरा है डेंसिटी। ठीक, तो जिसकी डेंसिटी जितना ज्यादा उसमें वेलोसिटी उतना कम, पर साथ में इलास्टिसिटी भी लेगा। तो देखिए इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ये जो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का होता है। इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा और सबसे कम गैस में होता है। ठीक, और इलास्टिसिटी वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसीलिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और सबसे धीरे साउंड गैस में चलेगा। ठीक, तो मेन फैक्टर इलास्टिसिटी ही है। अब ये इलास्टिसिटी जो है ये दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, सॉलिड का इलास्टिसिटी अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं और गैस का अलग तरीके से करते हैं। लिक्विड में हम लोग ज्यादा पढ़ते ही नहीं। सॉलिड की इलास्टिसिटी बोलते हैं यंग मॉडुलस को, और गैस की इलास्टिसिटी हम लोग बोलेंगे बल्क मॉडुलस। ठीक है, और याद करो दोनों मॉडुलस का फॉर्मूला वगैरह आपको वो पढ़े हुए हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कुछ याद है? देखो कोई भी मॉडुलस हो फॉर्मूला तो ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। समझ पा रहे? तो स्ट्रेस हो जाता है फोर्स बाय एरिया। समझ पा रहे हैं? और स्ट्रेन यहाँ पे बोल देते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और बल्क मॉडुलस देखो स्ट्रेन तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको माइनस ऑफ प्रेशर बोल देते हैं। बल्क मॉडुलस पूरे वॉल्यूम में लगता है, इसलिए हम लोग प्रेशर ले लेते हैं, पी बोल दो या डीपी बोल दो। इसको हम लोग चेंज इन प्रेशर डीपी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, तो सॉलिड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट, देखिए इलास्टिसिटी की जगह लेंगे यंग मॉडुलस और डेंसिटी का रूल ले लो, और अगर गैस में निकालना है ये बन जाएगा अंडर रूट और बल्क मॉडुलस ले लीजिए और डिवाइडेड डेंसिटी ले लीजिए रो। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए यहां तक तो इन जनरल फॉर्मूला सीखे। अब हम लोग को जो पढ़ना है किसमें पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ गैस में। सॉलिड वगैरह में नहीं पढ़ना है। सॉलिड में बस इतना थ्योरी हमें समझना था कि सॉलिड में आपसे क्वेश्चन आएगा साउंड की मैक्सिमम वेलोसिटी किस मीडियम में होगा, आंसर होगा सॉलिड में। रीजन पूछेगा तो आप बताएंगे इलास्टिसिटी ज्यादा होता है उसकी। ठीक है, आइए अब हमें एक गैस का, तो गैस में साउंड की वेलोसिटी का कैलकुलेशन, फॉर्मूले से कैलकुलेशन सबसे पहले जो किए वो इंसान थे न्यूटन। न्यूटन हर जगह कुछ ना कुछ करते रहते थे और मैक्सिमम गलती होता था उनसे, तो फिर से यहाँ पे किए और वो फॉर्मूला गलत दिए और वो निकाल के आए 279 मीटर पर सेकेंड। 279 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सपेरिमेंट से देखा गया ये तो 332 मीटर पर सेकेंड है। यहां से उनकी फॉर्मूले को गलत माना गया, पर अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है बजाप्ते एनसीईआरटी में न्यूटन फॉर्मूला करके टॉपिक ही है और अपने एग्जाम में भी आता है। तो हेडिंग पहले बनाइए, न्यूटन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड।
न्यूटन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। पर पहले दिमाग में बैठा लीजिए फॉर्मूला सही है या गलत है। गलत है। तो जो फॉर्मूला सीखेंगे जब तक एग्जाम में बोले नहीं कि भाई तुम गलती करो, मतलब न्यूटन का नाम ना ले ले, तब तक यूज नहीं करेंगे। इसके बाद एक पढ़ेंगे लैपलास का, वो सही फॉर्मूला है। तो एग्जाम में अगर मेंशन नहीं करे तो न्यूटन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये गलत है। क्या गलती हुआ इनसे? ये क्या बोले कि देखो साउंड जो चलता है ना, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस समझ पा रहे? और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। यहीं पे इनसे मिस्टेक हो गया, तो लिखिए इस बात को। देखिए न्यूटन एज्यूम दैट प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव is propagation of sound wave is isothermal process. Therefore देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं, आपको केटीजी के समय करवाया था, सॉरी केटीजी बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टी के समय। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या सीख गए थे? प्रेशर के बराबर होता है, समझ पा रहे? तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस का वैल्यू हो जाता है प्रेशर के बराबर। तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, और इलास्टिसिटी है प्रेशर और डेंसिटी रो। तो यही फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉर्मूला, अंडर रूट प्रेशर बाय डेंसिटी। जब इस पे वैल्यू देखा गया तो फॉर एयर वेलोसिटी, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और एटमॉस्फेयर में डेंसिटी एयर का होता है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। जब इसको सॉल्व किया गया तो आया 279 मीटर पर सेकेंड, जो कि वैल्यू गलत है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू of speed of sound in air is 332 meter per second. Therefore Newton's formula give wrong value, इसीलिए न्यूटन फॉर्मूला जो है रॉन्ग वैल्यू देता है। ठीक, फिर भी आपको याद रखना है न्यूटन का फॉर्मूला यही है, प्रेशर बाय डेंसिटी। क्या मिस्टेक हुआ? उन्होंने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस मान ली, और आइसोथर्मल होने के कारण हमारा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला प्रेशर के बराबर हो गया। इसको लिखिए लैपलास करेक्शन, लैपलास करेक्शन, ठीक है। लैपलास फिजिसिस्ट कम थे, मैथमेटिशियन ज्यादा थे। अब मैथ जब आप पढ़े होंगे 12 में और बाद में भी डिग्री वगैरह में, लैपलास का बहुत सारी चीजें पढ़ना है हमें। तो लैपलास इसमें बहुत सारा करेक्शन किए, और वो क्या देखें कि इस दोनों में जो अंतर है 1.4 का अंतर, ठीक है। 279 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 332। और फिर उन्हें पता था कि जो गामा होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ एयर, ये होता है 1.4, मतलब डायटोमिक का। तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर प्रेशर जो है अकेले नहीं, इसको और क्या चाहिए? गामा। समझ पा रहे हैं? और गामा इंटू प्रेशर बल्क मॉडुलस किसमें होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो वो बोले न्यूटन बाबा आप यही गलती किए, इस प्रोसेस को क्या मान लो? एडियाबेटिक, सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो लिखिए Laplace consider propagation of sound. Laplace consider propagation of sound is a adiabatic process. Propagation of sound is a adiabatic process. और जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है फॉर
एडियाबेटिक हमारा बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स प्रेशर होता है, इसीलिए वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट गामा टाइम्स प्रेशर बाय डेंसिटी। ठीक है, अब जब कैलकुलेशन किया गया फॉर एयर तो वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा का वैल्यू दिया गया 1.4 इंटू, ठीक है, प्रेशर प्रेशर का प्रेशर का वैल्यू आपका आ जाएगा, चलो एटमॉस्फेयर का ही ले लो 1.01 इंटू 10⁵ अभी किए थे, और 1.3 होता है, तो ये सब किया गया तो एक राउंड फिगर 332 के आसपास आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 332 आ गया, इसलिए इसको नाम ही रख दिया लैप्लास करेक्शन, मतलब फॉर्मूले को सही तरीके से करेक्ट किया गया। तो अब से ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है। तो जब भी न्यूटन का नाम नहीं ले तो जब भी स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला लगाना हो तो अब ये लगाएंगे अंडर रूट गामा प्रेशर बाय डेंसिटी। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से। तो सिंस पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी, हम लोग लिख सकते हैं एन को लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास इंटू आर टी। ठीक है, यहाँ देखिए पी बाय वी बाय एम इक्वल टू आर टी बाय मोलर मास, इसको लिख सकते हैं पी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को नीचे कर दो, आर टी बाय एम, और मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। देखिए आइडियल गैस का ही एक्सप्रेशन आ गया, प्रेशर बाय डेंसिटी इक्वल टू आर टी बाय एम। ठीक है, अब ये पूरा टर्म देखो, आर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लिया जाए, ये है मोलर मास, ये है मोलर मास। तो जनरली प्रेशर बाय डेंसिटी कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, समझ पा रहे हैं? तो इफ टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो, अगर कभी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P बाय रो जो है ये रह जाएगा कांस्टेंट, और P बाय रो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है हमारे फॉर्मूला में। देखो गामा तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और P बाय रो का वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल जाता है, वैल्यू होता है आर टी बाय एम, पर अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी प्रेशर को कितना भी करो, प्रेशर जैसे जैसे चेंज करोगे डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, रेशियो का वैल्यू सेम रहेगा, है ना। और इन जनरल एक फॉर्मूला बना लीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा, और प्रेशर बाय इसको लिख लीजिए आर टी बाय एम, जहां पर एम है मोलर मास, ये याद रखिएगा एम है मोलर मास। तो बताओ गैस में ही अगर मान लो इस रूम में हीलियम गैस आ जाए, फिर इस रूम में नाइट्रोजन गैस आ जाए या कोई और गैस आ जाए, तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? क्योंकि मोलर मास हर गैस का क्या रहेगा, अलग। जैसे एयर है, एयर बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, अब मिक्सचर में जैसे ही किसी गैस का परसेंटेज कम ज्यादा होगा, है ना, उसकी मोलर मास भी चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही एयर की क्वालिटी चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, गामा भी चेंज होगा हर गैस का। ओके, देखिए डिपेंडेंसी में एक पॉइंट तो ये हो ही गया, प्रेशर हो ही गया, बाकी अगर टेम्परेचर चेंज हो तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हेडिंग बना लीजिए डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी, डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी।
एक पॉइंट ऑलरेडी हो गया है प्रेशर का डिपेंडेंसी, बाकी का 2-3 कर लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी, चलिए डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी पहला पॉइंट। डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी में पहला लिखिए ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, फॉर्मूला देख लो समझ में आ जाएगा टेम्परेचर पे। दूसरा ऑन नेचर ऑफ गैस, जैसे गैस बदलेगा, क्यों? क्योंकि ये दो चीज पे, एक गामा है एक मोलर मास है, और दोनों हर गैस का अलग अलग होगा, तो इस दोनों पे डिपेंड करेगा गामा कौन सा गैस का लिए और मोलर मास कौन सा लिए। बाकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द अंडर रूट डेंसिटी मिला था, नीचे था प्रेशर बाय डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ प्रेशर पूछेगा तो हम बोलेंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा कांस्टेंट है। एक पॉइंट और पूछता है ह्यूमिडिटी पे, तो चौथा भी लिख लीजिए ऑन ह्यूमिडिटी। याद रखिए डेंसिटी जो होता है ड्राई एयर का, ये ज्यादा होता है डेंसिटी ह्यूमिडिटी का, समझ पा रहे? ठीक है, ड्राई एयर का ना आपसे कोई पूछे किसका ज्यादा मास होता है, हवा का या पानी का, सोचो। O2 और H2O में जोड़ो, किसका मोलर मास ज्यादा है? O2 का, समझ पा रहे ना? इसीलिए डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? ड्राई एयर का। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेनिंग, तो जब एयर में मॉइस्चर हो जाता है ज्यादा, यानी पानी की मात्रा ज्यादा होता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब डेंसिटी ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, इसलिए ड्राई एयर में वेलोसिटी कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। समझ पा रहे? तो वेलोसिटी इन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा वेलोसिटी इन ड्राई एयर से। समझ पा रहे हैं? ह्यूमिडिटी समझते हैं, ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे। मॉइस्चर, नमी आना वातावरण में, समझ पा रहे हैं? जैसे मई जून अप्रैल जब होता है उस समय का एटमॉस्फेयर और अभी के एटमॉस्फेयर में बताओ कब ज्यादा ड्राई एयर होता था? मई जून में, समझ पा रहे हैं? अभी एटमॉस्फेयर में क्या है? ह्यूमिडिटी है, ठंड के दिनों में, विंटर के दिनों में, समझ पा रहे हैं? तो अभी हमारा साउंड का वेलोसिटी क्या रहता है? ज्यादा, और समर में कम रहता है। इससे भी ज्यादा क्लासिकल एग्जांपल, एक ही मान लो समर है या विंटर है, कभी भी जब मॉर्निंग होता है, सुबह सुबह, तो रात में कुछ ड्यू वगैरह गिरता है, तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। समझ पा रहे हैं? तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है, सनराइज से पहले का, सन आता है तो मॉइस्चर को खत्म कर देता है, तो सनराइज से पहले का एटमॉस्फेयर में साउंड की स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए सुबह सुबह बहुत दूर का आवाज सुनाई पड़ेगा। आपसे रेलवे स्टेशन 10-20 किलोमीटर दूर है, ट्रेन का आवाज सुनाई पड़ेगा, पर वही दोपहर में आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड कम हो गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जितना एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस आएगा, स्पीड उतना कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ह्यूमिडिटी एयर में मतलब जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा ठीक है, हो गया। चलिए, तो साउंड की कहानी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट मानते हैं। ठीक है, कंप्लीट मतलब बेसिक हो गया। अब हमें करना है स्टेशनरी वेव। तो दो चीजें फिर से हमें बच गया, एक स्टेशनरी वेव इन साउंड और एक बीट्स। उम्मीद है कल निपट जाएगा, कल नहीं तो परसों लास्ट है, तो आज यहीं तक रहने दो। कल हम लोग स्टेशनरी वेव इन साउंड चालू करेंगे। दो केस पढ़ना है, ओपन पाइप और क्लोज पाइप।